अस्सलाम वालेकुम। साल के शुरू में बिजनेसेस बजट बनाते हैं। बिजनेसेस बजट क्यों बनाते हैं? बजट क्या होता है? एस्टिमेट लगाते हैं। तो बिजनेस बजट क्यों बनाते होंगे बजट में रहते हुए? अच्छा, एक तो वो है जो हम आम जिंदगी में ना खर्चे करने के एतबार से बजट का लफ्ज उड़ता है, जी बजट अभी इजाजत नहीं दे रहा, बजट आउट हो गया है, अभी बजट में नहीं है ये चीज। तो वो तो हम खर्चे के एतबार से देख रहे होते हैं। लेकिन वैसे बिजनेसेस बजट क्यों बनाते होंगे साल के शुरू में? हुआ है, यानी तुक्के लगा रहे होते हैं, चलो देखते हैं किसका तुक्का कितना लगता है, अंदाजे लगा रहे होते हैं। पास्ट पीरियड की बेस पे क्या तुक्के लगा के देखते हैं कि अगला साल क्या होगा। फिर जब वही होता है जो सोचा था तो खुश हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, शेयर्स नहीं, शेयर्स नहीं, मतलब है तो उससे क्या खुशी होगी? वो बड़ा एक जरूरी वर्ड सुनना चाह रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा मुझे अभी। डिसीजन मेकिंग। अच्छा, और है? अच्छा चले, प्लानिंग कह रहा था कोई, क्या क्यों प्लानिंग, क्या प्लानिंग? फ्यूचर क्या प्लान? चले ठीक है, सब सही कह रहे हैं, सही है, ऐसे ही है। लेकिन बस मैं बताना ये चाह रहा था कि बस सिर्फ अंदाजे लगा के तुक्के लगा के खुश नहीं होना चाह रहे। देखें होता क्या है, जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं और आपने अंदाजा लगाया कि कितना स्कोर होगा, ये सिर्फ चस्के के लिए था, देखे मेरा अंदाजा कितना जबरदस्त फिट होता है एंड पे को, देखा तेरे भाई ने कहा था ना, ये सिर्फ इसलिए था। लेकिन टीम का कैप्टन क्यों टारगेट एस्टिमेट लगाएगा? क्योंकि वो उसके हिसाब से टारगेट बना के फिर परफॉर्म भी वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। तो बिजनेसेस जब बजट बनाते हैं तो वो अपने लिए एक्चुअली फ्यूचर का टारगेट सेट कर रहे होते हैं कि हमने करना क्या है, हम करना चाहते क्या है, और फिर जहां तक जैसे पहुंचना चाहते हैं उसके फिर अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज भी डिजाइन होती है। जैसे अगर बिजनेस ने ये बजट किया कि अगले साल हम 300 मिलियन रुपए की सेल्स करेंगे, तो ये उन्होंने मार्केट के हालात और अपनी औकात को सामने रखते हुए टारगेट किया होगा। फिर उसको मीट करने के लिए आगे सारी चीजें कनेक्टेड प्लानिंग होंगी, इतनी गुड्स चाहिए होंगी, इतनी बनानी पड़ेगी, इतना मटेरियल लेके आना पड़ेगा, इतने लेबर लाने पड़ेंगे, सारी फिर प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं। खैर आपके बजट सिलेबस में नहीं है, वो एमएफए में है। लेकिन बजट साल के शुरू में उस पूरे साल की प्लानिंग टारगेट होता है। बिजनेस ने प्लान किया था कि 40 मिलियन का प्रॉफिट कमाएंगे, जबकि साल एंड हुआ तो असल में कमाया 32। ज्यादा भी हो सकता है, मतलब की बजाय वहां भी हो सकता है। तो 8 का जो सोचा था वो नहीं हो सका। बस नसीब में यही था, कह के खामोश हो जाएं, या इनकी वजह ढूंढनी पड़ेगी। वजह ढूंढनी पड़ेगी। वजह क्यों ढूंढनी पड़ेगी? ताकि अगर इस साल कुछ अच्छा किया तो उसको अगले साल कंटिन्यू कर सकें, और इस साल अगर गलतियां हो गई तो इस 8 की इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्यों हुआ होगा, क्या वजह हो सकती है, ये क्यों इतना प्रॉफिट नहीं कमा सके जो सोचा था। या तो इनकम कम हुई होगी, या एक्सपेंस ज्यादा हुआ, यानी या तो मसला सेल्स का होगा या मसला कॉस्ट का होगा। अच्छा, सेल्स का मसला भी दो तरह का हो सकता है, या क्वांटिटी का मसला होगा या प्राइस का मसला होगा, या उतने यूनिट्स नहीं बेच सके होंगे जो सोचे थे, या उतने के नहीं बेच सके होंगे जितने के सोचे थे। कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। और तफसील से चलते हैं, मटेरियल में क्या मसला हुआ हो सकता है क्वांटिटी जितना सोचा था उससे ज्यादा लग गया हो सकता है जो सोचा था उससे महंगा मिला हो। लेबर में जितने घंटे सोचे थे उससे डिफरेंट लगे हो, जो वेज रेट सोचा था उससे डिफरेंट लगे हो। इन सब डिटेल्ड लेवल पे जाके रीजंस को ढूंढना, गौर करना कि क्यों हुआ, ये सारा काम वेरिएंस एनालिसिस है। ये वेरिएंस एनालिसिस है कि ये क्यों हुआ, क्या रीजन बनी, ये वेरिएंस एनालिसिस होता है। साल के शुरू में जो बजट बनाया था और साल के एंड पे जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए, तो इस डिफरेंस का रीजन, अच्छा ये एक पहलू है कि प्रॉफिट का डिफरेंस जस्टिफाई करना है, और भी हो सकती है। कंप्लीट पिक्चर ये है कि प्रॉफिट का डिफरेंस वजह ढूंढना कि क्यों आया, और उस वजहों को मैक्सिमम पॉसिबल जो डिटेल है वहां तक जाके ढूंढना, ये सारी मेहनत वेरिएंस एनालिसिस है। इसके लिए बुजुर्गों ने बनाए हैं फार्मूले, वो फार्मूले करने हैं आपने याद, और फार्मूले हैं बहुत सारे हैं, गिने नहीं मैंने, 20-25 तो होंगे, लेकिन हैं आसान, हैं आसान, समझा दूंगा आपको, और प्रैक्टिस करेंगे उनकी,
तो हो जाते हैं याद। लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेता कि मैं बोर्ड पे लिखूं और फिर आप उनको देख के नोट करें, क्योंकि मैं जो लिखूंगा आपको नजर वो कुछ और आएगा, फिर नजरें झुकाते झुकाते रजिस्टर तक लिखते लिखते वो बदल जाएंगे। तो मैंने इसलिए ना बुक में लिख दिए फार्मूले, ताकि आप वहीं लिखे हुए ही याद करें। लेकिन मैं समझाने के लिए बोर्ड पे दोबारा लिखा करूंगा, क्योंकि मैंने तो ड्राइव करके भी देने लिखे बारह मैंने बुक में हुए। तो जब जब जो चीज जहां से पढ़ने को कहूं तब पढ़िएगा, अभी नहीं, साथ साथ मेरे बोर्ड पे चलिएगा। मैं आपको ये सारे डिटेल्ड फार्मूले मुख्तलिफ केसेस में बांट के पढ़ाने लगाऊं, समझाने लगाऊं, और छोटी छोटी प्रैक्टिस करके जब हम इन सब फार्मूलों की बिल्कुल टू दी पॉइंट छोटे डाटा से प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी कैलकुलेटर पे आपको ये फार्मूले लगाने आ जाए, फिर एग्जाम क्वेश्चन तक जाएंगे। एग्जाम क्वेश्चन में मुश्किल होती है, इन फार्मूलों में जो डाटा चाहिए वो पहेलियों की शक्ल में होता है, वो निकालना होता है। तो इससे पहले हम फार्मूले लगाने की प्रैक्टिस कर लें एक बार, आपको तो पता चल जाए कि कौन कौन सी वैल्यूज कैसे इस्तेमाल होनी है, फिर एग्जाम क्वेश्चंस पे जाएंगे। और ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल सवाल ही है, सिर्फ दो सवाल आए हैं अब तक जिनमें थ्योरेटिकल रीजन भी बताने हैं, वरना न्यूमेरिकल ही होता है ये। तो अगर ये लिखना है तो लिखें, फिर मैं इन सबको डिटेल से पढ़ाना शुरू करता हूं। अगर इसमें कुछ लिखना चाहें तो मर्जी है, ना लिखना चाहें तो भी मर्जी है। बंद करना। हाँ जी, ऊपर कर दिया। चलो फिर थोड़ी देर बाद चला देता हूँ जब। नूर, ये ऑन करना है मैंने अभी थोड़ी देर तक, रिमोट चाहिए। रिमोट नहीं पड़ा उधर, है उधर। वेरिएंस एनालिसिस में पहले पढ़ाने लगा हूं कॉस्ट के वेरिएंसेस, कॉस्ट से रिलेटेड वेरिएंसेस। पता नहीं। कॉस्ट के वेरिएंसेस में पहले डायरेक्ट मटेरियल के वेरिएंसेस। अच्छा, ये सारे मैंने फार्मूले लिखे हैं बुक के अंदर, लेकिन सवाल यानी वैल्यूज यूज करके फिर फार्मूले समझाऊंगा, इसलिए बोर्ड पे मैं वैल्यूज लिख के एग्जांपल्स बता रहा हूँ, और फिर उन्हीं से ड्राइव करूंगा, तो फार्मूले भी लिख रहा हूँ। तो अगर ये भी नोट करने हो तो भी आपकी मर्जी है, नहीं तो मैंने बुक में तो लिखे ही हुए हैं, सिर्फ समझ लें अगर समझना है तो। बुक में ये सारी बात चल रही है 176 ऑनवर्ड्स। 176 ऑनवर्ड्स अब जहां जहां कहूंगा तब पढ़िएगा, उससे पहले रहने दीजिएगा। अच्छा, वेरिएंस एनालिसिस कब हो रहा होगा काम? साल के स्टार्ट पे, एंड पे ना, साल के एंड पे एक्चुअल रिजल्ट पता लगेगा तो एनालाइज करेंगे कि वेरिएंस क्यों आया, तो ये साल के एंड पे होने वाला काम है। डायरेक्ट मटेरियल के वेरिएंसेस को मैंने पहले दो केसेस में बांटा हुआ है। एक केस मैंने ये बनाया कि जो क्वांटिटी परचेज हुई फॉर द ईयर उतनी ही यूज हो गई, यानी इस साल में जितने किलो टोटल मटेरियल खरीदा गया उतने ही टोटल किलो यूज भी हुआ। मिसाल से समझाता हूं, फार्मूले ड्राइव करके देता हूं, मिसाल से ना फार्मूले ड्राइव करके दे रहा हूं। स्टैंडर्ड कार्ड जब बनाया था
तो स्टैंडर्ड कार्ड में बिजनेस ने रखा हुआ था कि एक यूनिट के लिए 6 kg मटेरियल इस्तेमाल हुआ करेगा, 30 रुपए किलो वाला। ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था। जबकि एक्चुअली ये हुआ कि फिनिश गुड्स प्रोडक्शन यानी जो प्रोडक्ट है वो हुए 5000 यूनिट्स, और जो मटेरियल इसके लिए इस्तेमाल हुआ वो हो गया 32,400 kg, और ये मिला 35 रुपए का। फॉर द ईयर टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई? 5000। स्टैंडर्ड के मुताबिक 5000 यूनिट्स बनाने के लिए कितनी मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए थी? दोबारा, स्टैंडर्ड कार्ड के मुताबिक 5000 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल कितनी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी? पांच हजार यूनिट्स के लिए 30,000 किलो लगने चाहिए थे, और 1 किलो 30 रुपए का मिलना चाहिए था, 9 लाख। इसको मैं कह देता हूं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। जबकि एक्चुअली कितने रुपए का मटेरियल लगा? 32,400 किलो लग गए, 35 का एक 11 1134,000। इसको मैं कह देता हूं एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। कितना फर्क आया? 234। अच्छा, एक टर्म यूज करता हूं, ये फेवरेबल है कि एडवर्स है? एडवर्स। खर्चा है, जितना लगना चाहिए था ज्यादा लग गया तो एडवर्स है। और इसको हम आइंदा एडवर्स फेवरेबल की बजाय आसान है ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट चला लेंगे, तो एडवर्स है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं। रीजन क्या बना? जितने किलो लगने चाहिए थे उसकी वजह से भी मार पड़ी और महंगाई भी हुई। अगर हम इन दोनों को अलग अलग जज करना चाहें, यानी अभी तो दोनों के असरात ये हैं, अगर हम ये देखना चाहें कि महंगाई की वजह से कितना और क्वांटिटी ज्यादा लगने की वजह से कितना, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर ये जानना चाहें कि महंगाई की वजह से कितना, तो किसमें से क्या माइनस करूं? जी, 35 और 30 का फर्क ये तो चलो समझ आएगा, मल्टीप्लाई किससे करूं उसको? 32,400 से कि 30,000 से? अच्छा, 30,000 ना समझ आ रहे हो किसी को? 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए 6 के हिसाब से 30,000 किलो लगने चाहिए थे ना। तो अगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 234 हमें टोटल तो मार पड़ी है, महंगाई की वजह से कितनी और मटेरियल ज्यादा लगने की वजह से कितनी, फर्क जानना चाह रहे हैं, तो सिर्फ अगर ये जानना हो कि महंगाई की वजह से कितनी, तो 5 रुपए। लेकिन आंसर तो टोटल जानना है ना। 32,400 32,400 इंटू 5, या ये कह लें कि 32,400 इंटू 30 और 32,400 इंटू 35। इसका आंसर क्या बना? 97,200,000। और इसका आंसर 16। ये 5 रुपए महंगा होने की वजह से हमें इतना नुकसान हुआ। और अगर ये जानने हो कि इग्नोरिंग महंगाई क्वांटिटी ज्यादा लगने की वजह से क्या नुकसान हुआ, तो फिर क्या करूं? 2400 किलो को 2400 किलो कैसे? 30,000 किलो लगना चाहिए था, 32,400 किलो लगा, तो रुपीस कौन से यूज करूं, 30 या 35? ये क्या कैलकुलेट किया है कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड कार्ड के मुताबिक टोटल कितनी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअली कितनी लगी। तो हमारी स्टैंडर्ड के मुताबिक इतने खराबी आ गई, इतने टोटल रुपए की मटेरियल कॉस्ट एडवर्स वेरिएंस आई। रीजन, मटेरियल जो स्टैंडर्ड रखा था उससे महंगा मिला, और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज सोची थी उससे ज्यादा मटेरियल लग गया। वर्कर्स ने अब्बा जी का माल समझा और खुल खुल के इस्तेमाल किया, खेलते भी रहे, फेंकते भी एक दूसरे को मारते भी रहे, तो क्वांटिटी भी ज्यादा लग गई। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 234 का ब्रेकअप कितना महंगाई की वजह से और कितना किलो ज्यादा लगने की वजह से। महंगाई कर ली कैलकुलेट, किलो ज्यादा लगने हैं, तो ये इन दोनों का डिफरेंस। रुपए कौन से? 30। अच्छा, 35 जिनको लग रहा है 35 क्यों नहीं, मैंने पूछा कि 35 यहां क्यों ले?
रिपीटर तो नहीं? अच्छा हाँ जी। पिछले सेशन में मैंने यही कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा ठीक है। ओके 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 ओके। हाँ बताओ। मजाक कर रहा था ना, बोलना यार। हम्म। अच्छा अच्छा, अभी अगर कोई लोग नोट कर रहे हैं तो अभी ये नोट ना करें। इसका आंसर बताएं। 1 3 4 ट्रिपल 0। ये जो अभी आप इसका डिफरेंस लेंगे, इस डिफरेंस में क्या मटेरियल की महंगाई भी नहीं शामिल हो गई? तो वो तो हम अलग से देख ही चुके हैं, तो डुप्लीकेट हो जाएगी। तो जब हम महंगाई अलग से देख चुके, अब अगर यहां भी महंगी प्राइस ले ली तो वो किलोस का डिफरेंस एट महंगी प्राइस कैलकुलेट कर देगा, महंगी प्राइस डबल काउंट हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहां सिर्फ 30 यूज करूंगा, तब ही तब ही ये दोनों मिलके 234 बनेगा। ये दोनों मिलाएं 234। तो ये जो 234 है, इसको हमने तोड़ा है कि कितना इसमें से क्वांटिटी के फर्क की वजह से, इग्नोरिंग महंगाई, क्योंकि महंगाई को हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर हम महंगाई देख चुके, अब जब यहां महंगाई का इफेक्ट दे चुके, तो यहां पर महंगी प्राइस यूज करेंगे तो महंगाई का इंपैक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा, इसलिए यहां इग्नोरिंग महंगाई। तो 30 30 यूज करेंगे। हाँ जी बताएं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको कहा है ना कि इन दोनों का सम ये है। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कुछ ऐसा करें कि इन दोनों का सम ये आ जाए, बात ये है कि इट शुड मेक सेंस टू। अरे वाह। जो प्राइस का डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं कि प्राइस महंगी होने की वजह से कितना नुकसान हुआ, तो ये किन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, जितने की हमने वो महंगी प्राइस खरीदी है। तो एक्चुअली इतने ही किलो खरीदे हैं ना, तो इस प्राइस का डिफरेंस तभी कंप्लीट पिक्चर पता चलेगी जब यहां पर किलोज एक्चुअल वाले यूज करेंगे, तो ही इसकी सेंस बनेगी कि हमने जितने खरीदे वो इतने महंगे खरीदे। तो जब प्राइस का डिफरेंस देख रहे हैं तो वही क्वांटिटी आएगी जितने के वो खरीदे, जितने खरीदे हैं इतने में। अब यहां चूंकि प्राइस की महंगाई अलग से मैयर कर चुके और यहां 35 यूज कर लिया, तो ये उसमें फिर से डुप्लीकेट हो जाएगा। तो क्वांटिटी का जब चेंज देखना चाहेंगे तो इग्नोरिंग प्राइस चेंज। इस नीले वाले 234 को कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और इसके जो दो टुकड़े तोड़े हैं इसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और इसको कहते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और क्वांटिटी वेरिएंस के अलावा इसका एक और नाम होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का अगर फार्मूला बनाए तो ये काफी मशहूर एब्रीवेशन है, तो वो एब्रीवेशन ही आप लोग याद रख लेना। ये है एक्चुअल क्वांटिटी, ये है एक्चुअल कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये 30,000 किलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब क्या है? जितनी, ये मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है, पढ़ाता हूं। जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उतने के लिए टोटल कितने किलो लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड के मुताबिक, ये एसक्यू है। जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक टोटल कितने किलो लगने चाहिए थे, एसक्यू। कितने लगे, एक्यू। 1 किलो कितने का मिलना चाहिए था, एससी। कितने का मिला, एसी। प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बनाए, क्या बन रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बन गया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल यूजेज का फार्मूला क्या बना, ये क्या है? एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू। क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या बन गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल कॉस्ट। और इन दोनों को सम कर लेने से भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगा। प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पेज 176 पे आए। पेज 176, डायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल वेरिएंसेस, और उसमें केस 1.123 तीनों पढ़ लें, और जो सामने डब्बा बना के लिखा हुआ है ये भी पढ़ लें। केस 1 की अंग्रेजी भी पढ़ लें, और उस केस 1 की हेडिंग डाल के जो मैंने 1 2 3 लिखे हैं वो भी पढ़ लें, और जो उसके सामने डब्बा बना के डिफाइन किया हुआ है कि एससी क्या है और एसी क्या है और एक्यू क्या है और एसक्यू क्या है, ये भी पढ़ लें।
अच्छा, कोई मासूम बच्चा ऐसा तो नहीं है कि ये ए क्यू इंटू एस सी करना है कि एस सी इंटू ए क्यू करना है? कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि कहीं पर लिखते हुए मैं ए क्यू इंटू एस सी कराऊंगा कि एस सी इंटू, कहीं ये पहले लिख रहा हूँ कि ये पहले लिख रहा हूँ, ये नहीं है ना कोई बड़ा मसला। लेकिन ये तरतीब इंपॉर्टेंट है कि माइनस से पहले क्या और माइनस के बाद क्या, इसलिए कि बुजुर्गों ने फार्मूले इस तरह सोच के बनाए हैं कि आंसर अगर नेगेटिव आया तो वो एडवर्स होगा, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल होगा। इस एतबार से ये फार्मूले सेट किए गए। तो ये जरूर तरतीब रखनी है कि माइनस से पहले क्या, माइनस के बाद क्या। एक बात बता रहा हूं, अगर काम की लगे तो शायद आपको याद करने में हेल्प हो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एक्चुअल एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। क्वांटिटी वेरिएंस ले रहे हैं, क्वांटिटी तो जाहिर है क्वांटिटी का फर्क तो है, लेकिन रेट स्टैंडर्ड। और जब रेट का डिफरेंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल। दोबारा, क्वांटिटी का वेरिएंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी का तो डिफरेंस है ही है, प्राइस स्टैंडर्ड लेनी है। लेकिन जब प्राइस का वेरिएंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल लेनी है। क्वांटिटी का वेरिएंस ले रहे हैं तो प्राइस स्टैंडर्ड है, लेकिन प्राइस का वेरिएंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल है। चलें, बेकार बात है तो जाने दे। और दूसरी टिप अगर काम की लगे, एस माइनस ए है, यानी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है। अच्छा, ये एक और बात देखें जरा, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, इसलिए हो सकता है किसी ना किसी ने शायद अभी ही गौर कर लिया और अपने दोस्तों को कह रहा यार छोड़ना, तुझे एक और तरीका बताता हूं, सर को नहीं पता। ऐसे कर सकते हैं ना? हाँ, तो ऐसे ना करिएगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको इसका टोटल गिवन होगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें ये इससे मल्टीप्लाई करके चार अलग अलग मल्टीप्लाई होते होंगे तो ये बनता होगा। तो इसलिए इनको ना इसी शक्ल में याद करिएगा जिसमें लिख के दी है, यानी ए क्यू इंटू एस सी माइनस, इस तरह ही याद रखें तो अच्छी बात है, फायदा होगा। और फिर जैसे जैसे फार्मूलों में आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं इनके और अल्टरनेटिव नाम भी बताता जाऊंगा जो आप लिखते जाना। तो मैंने आपको अभी इस वक्त वैल्यूज की मिसाल लेके मटेरियल में केस वन के तीनों फार्मूले बता दिए। अगले पेज पे एग्जाम्पल वन है, सॉल्व कर दीजिए। बुक के अगले पेज पे एग्जाम्पल वन होगी, वो सॉल्व कर दें आप। प्राइस का वेरिएंस लेते हुए क्वांटिटी एक्चुअल है, याद रखने की टिप्स बता रहा हूं। प्राइस का वेरिएंस लग रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल है, लेकिन जब क्वांटिटी का वेरिएंस ले रहे हैं तो कॉस्ट स्टैंडर्ड है। ये याद करने की टिप्स है। क्वांटिटी का वेरिएंस लेना है तो प्राइस स्टैंडर्ड है, लेकिन प्राइस का वेरिएंस लेना है तो क्वांटिटी एक्चुअल है।
हाँ जी। छोटी सी कैलकुलेशन है यार। कैलकुलेट सारे जरूर किया करें, आपको ये पता चलना चाहिए कि ये एस सी और एस की और ए की और ए सी का फर्क पता चल रहा है सबको कि नहीं। हाँ जी डन। सीधी सीधी फिगर्स गिवन है, मैंने कोई इसमें पहले नहीं रखी सवाल में। सबसे डन। किसी से नहीं डन तो बताएं। नहीं, यहाँ परले मरले में। अच्छा, इनमें मैंने ड्राइव करके देने की कोशिश भी की है, रीजन भी समझाइए। इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल इख्तलाफ किसी को, या ये कि सर पता नहीं समझ कुछ नहीं आया, रट्टा लगा लेते हैं आप कह रहे हैं तो। विद रीजन समझ आ गई बात? नहीं, पूछ लूं? केस टू, क्वांटिटी परचेज यूज बराबर नहीं है, यानी जितने टोटल किलो खरीदे फॉर द ईयर उतने इस्तेमाल नहीं हुए। केस वन है कि केस टू ये सवाल में पता चल जाया करेगा। कैसे पता चल जाएगा? अगर दोनों दिए हुए तो नजर आ जाएगा कि डिफरेंट है कि सेम है। और अगर दोनों नहीं है, नहीं कोई एक है बस, तो वही बराबर ही होगा। अच्छा, अगर परचेज दिया हुआ है और ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है और ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट है, ये वाला मैंने समझाया है ना। किसी की कुछ तशनगी रह गई हो, कोई सवाल क्लियर ना होता हो, कोई किसी को एतराज कर नहीं सर रबर रट्टा लगा रहे हैं, आप कह रहे तो एहसान कर देते हैं वरना। जी, डायरेक्ट क्या? 2400 को 30 से है ना? तो आप ये कह रही है ना कि एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू एस सी, तो हम क्यों ना एस सी को कॉमन ले लें। ये कह रही है ना, सही है। लेकिन मैं आपको इस तरह याद रखने की बजाय ये याद रखना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सवालों में आपको इसका फायदा पता लगेगा। तो इसलिए इसको ना इस देखिए, तो अगर आप इसको इस शक्ल में याद रखेंगे ना तो सवालों में थोड़ी मुश्किल हुआ करेगी, वरना सही है। लेकिन याद ऐसे रखें तो अच्छी बात है, एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू एस सी। ये जो आपको केस वन के ये तीन फार्मूले बताए, इनको समझने में किसी को कमी, कोई शौक हो कि नहीं मुझे इसकी रीजन और बताएं, जस्टिफाइड ना। तो बस अब जो बताने लगा उस पर ऐसे ही ईमान ले आना, वो भी किसी वजह से ही बना होगा। है, उतना पढ़ाऊं? नहीं वो तो कर ही लेंगे आप लोग, लक्कड़ हजम पत्थर हजम सब कर लेंगे। तो जी, इसमें एक्चुअल क्वांटिटी क्यों यूज की है? क्योंकि प्राइस वेरिएंस में हम ये कह रहे हैं कि हमने 30 रुपए का किलो सोचा था, लेकिन वो 35 रुपए किलो मिला। टोटल तक पहुंचना हो तो कितने किलो से मल्टीप्लाई करेंगे? जितने हम 35 रुपए के लेके आए हैं। प्राइस वेरिएंस का मतलब है
कि जो हमें मटेरियल का खर्चा ज्यादा पड़ा महंगाई की वजह से कितना ज्यादा था, तो उसको बोलने का तरीका क्या है कि 30 रुपए किलो सोचा था, 35 रुपए किलो मिला, यही है ना प्राइस का फर्क। इनटू टोटल रुपए तक लाना है तो किस किलो से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 रुपए में जितने लेके आए हैं, तो 35 रुपए में हम कितने किलो लेके आए हैं, ए क्यू या एस क्यू, ए क्यू लेके आए हैं ना, तो इसलिए ए क्यू इस्तेमाल होगा, क्योंकि प्राइस वेरियंस का मतलब ही यही है कि जितने रुपए का किलो सोचा था उससे महंगा 35 रुपए किलो मिले, कितने किलो, इतने किलो। किस 30 को, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और 30 को इससे, तो वो तो ये है ना, फिर वो तो फिर ये चीज है जो आप बता रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये है कि इतने किलो लगने चाहिए थे जो कि 1 किलो इतने का मिलना चाहिए था, चाहिए, लेकिन एक्चुअली कितने किलो लगे जो एक्चुअली इतने रुपए का मिला, ये होना चाहिए था, ये हुआ। ये तो है ही बेसिक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब इसको तोड़ रहे हैं हम, तोड़ दो चीजों में रहे हैं, प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। जब क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहे हैं तो प्राइस का चेंज होना इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो अलहदा से देखना चाहेंगे हम, इसलिए 30-30 रुपए ही लिया क्वांटिटी का चेंज होना। अब चूंकि क्वांटिटी का चेंज होना हम कंसीडर कर चुके, तो अब फिर हम लोग प्राइस का चेंज होना कंसीडर करने लगे हैं कि 30 रुपए किलो सोचा था, 35 रुपए किलो मिला, कितने किलो, इतने किलो। केस 2 ये है कि जितने किलो खरीदे और जितने किलो इस्तेमाल हुए वो बराबर नहीं है, सवाल में पहचाना जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, वैसे एक बात बता रहा हूं, अगर आपको वो बात समझ आई तो उससे रिलेट करके फिर मैं इसमें पॉइंट ए और बी बताऊंगा। IS 16 जी बचपन में IS 16 FR1 की बात, होशोवास में कह रहा हूं, होशोवास में बता रहा हूं, IS 16 मैंने गलती से नहीं निकला मुंह से, वाकई मैंने IS 16 ही कहा है। पीपीई को हम अपनी बुक्स में या तो कैरी कर रहे होते हैं एट नेट बुक वैल्यू, शुरू शुरू की बातें बता रहा हूं, या फिर कैरिड एट कॉस्ट, या तो वो कैरिड एट नेट बुक वैल्यू होता है या कैरिड एट कॉस्ट होता है। ये हमारे दो तरीके हैं, हम डेप्रिसिएशन का जो भी तरीका यूज करना चाहें। मैं होशोहवास में FR1 की एक मिसाल दे रहा हूं। पीपीई में हम ये खुद फैसला करते हैं कि हम एसेट को नेट बुक वैल्यू पे कैरी करना चाहते हैं या कॉस्ट पे कैरी करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करनी है उस मोड पे फैसला करेंगे। अगर हम एसेट को नेट बुक वैल्यू पे रखना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा, डेप्रिसिएशन डेबिट। अगर हम एसेट को नेट बुक वैल्यू पे कैरी करना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, डेप्रिसिएशन के वक्त डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। और अगर हम एसेट को कॉस्ट पे कैरी करना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री करते वक्त डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये मैंने, यानी हम डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते हैं, इस बात को पहुंचाने के लिए दो तरह से कह सकता हूं। अगर यह कह दूं कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे कैरी होता है तो समझ जाएंगे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते हैं कि नहीं। अगर यह कहूं कि एसेट नेट बुक वैल्यू पे कैरी होता है तो समझ जाएंगे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करनी है। अगर मैं कहूं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन होता है तो समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो जो हम अपना ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं वो हम दो तरह से बोलने से पहचान सकते हैं। या तो हम ये कह दें कि एसेट इज कैरिड एट कॉस्ट या एसेट इज कैरिड एट बुक वैल्यू, या हम ये कह दें कि डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट होता है। पहचान सकते हैं ना बात। केस 2 में देखिए मैंने ए और बी दो हेडिंग्स बनाई हुई हैं। केस 2 में एक ए हेडिंग बनाई हुई है और एक बी हेडिंग बनाई हुई। नूर कौन सा बटन करना है बंद, मैंने यहां से नहीं कुछ बंद करते थे, ये ऊपर वाले बेटे 5-6 भी कर दो। एक मिनट, कब से बंद है भाई, हो गया ऑन। ये ए है या बी है, ये कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन की दो पॉलिसीज हैं। मैनेजमेंट की मर्जी कि वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करना चाहते हैं या वो इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहते हैं एक्चुअल कॉस्ट पे। ये कंपनी की मर्जी है। इस एतबार से दो मजीद सब केसेस 2 बन गए। यानी केस 2 क्या बनाया है, मटेरियल परचेज्ड और यूज बराबर नहीं है, तो वेरिएंसेस के फार्मूले क्या होंगे ये देखना पड़ेगा कि कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन की पॉलिसी क्या है। अगर कंपनी की पॉलिसी है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, तो ये फार्मूले होंगे। और अगर कंपनी की पॉलिसी है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, तो ये फार्मूले होंगे। केस 1 केस 2 ये कैसे पहचानेंगे, मटेरियल परचेज यूज बराबर है तो केस 1 है, नींद आ रही है,
और अगर बराबर नहीं है तो केस 2। केस 1 है तो वो जो 3 फार्मूले थे। केस 2 है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है या एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि फार्मूले फर्क हैं। ये पहचानेंगे कैसे? सवाल में हो सकता है कि आपको यही अंग्रेजी बता दी जाए कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट या इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। हो सकता है सवाल में क्लियरली बता दिया जाए, या हो सकता है जो मैं अभी आई 16 की मिसाल दी थी, इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए ना इस बिजनेस को कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ती हैं। ये उन अकाउंटिंग एंट्रीज का जिक्र किया हुआ है। आपसे वेरिएंसेस की अकाउंटिंग नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अकाउंटिंग भी होती है। कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड, मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट के यूजेस में कॉस्ट अकाउंटिंग भी लिखा था। कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्ट को बकायदा डेबिट क्रेडिट में यूज कर रहे होते हैं, वेरिएंस की भी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। आपसे नहीं पूछा जाएगा, वैसे बता रहा हूं कि वेरिएंस की भी अकाउंटिंग हो रही होती है। तो अगर बिजनेस अकाउंटिंग कुछ ऐसे कर रहा है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस को वो डेबिट क्रेडिट करता है एट द टाइम परचेज, आपको इस जुमले का मतलब कख भी समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, सिर्फ पहचान बताने के लिए लिखा है। सवाल में ये बात कि इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है या इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है, या तो ऐसे बता दी होगी, या इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए जो एंट्री करनी पड़ती है उसकी अंग्रेजी बता दी होगी। इसकी अंग्रेजी होती है मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज, और इसकी एंट्री होती है इसकी अंग्रेजी होती है मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये जुमले लिखे मिल गए तो पहचान लेंगे कि ए है या बी है, या ये जुमले लिखे मिल गए तो ए और बी पहचान लेंगे। लेकिन ए और बी पहचानने का तकल्लुफ ही कब करना है? जब केस 2 है। तो सबसे पहली पहचान केस 1 है कि केस 2 है, पता लग गया केस 1 है, केस 1 है वही 3 फार्मूले। लेकिन अगर केस 2 है तो फिर दो बातें देखनी पड़ेंगी कि ए है या बी है। अगर ए है तो उसको पहचानना या तो ये मेंशन होगा सवाल में, या फिर ये अंग्रेजी मेंशन होगी। और अगर ये हुआ तो या ये मेंशन होगा या ये अंग्रेजी मेंशन होगी। पहचान लिया कि ए है या बी है। अगर ए है यानी, तो अब ए क्यू दो होंगे ना, ए क्यू परचेज अलग होगा, ए क्यू यूज अलग होगा। ये क्या बातें शुरू हो गई? जब एक्चुअल क्वांटिटी परचेज और यूज बराबर ही नहीं है तो ए क्यू फिर दो हो गए, ए क्यू परचेज या ए क्यू यूज। यूजेज वेरियंस में ए क्यू यूज इस्तेमाल करना है, और प्राइस वेरियंस में ए क्यू परचेज इस्तेमाल करना है। यूजेज वेरियंस में ए क्यू यूज और प्राइस वेरियंस में ए क्यू परचेज। फार्मूले वही हैं, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि ए क्यू कौन सा वाला, प्राइस वेरियंस में परचेज वाला और यूजेज वेरियंस में यूज्ड वाला। और कॉस्ट वेरियंस अगर इन दोनों से निकालना का पूछा जाए तो आप इनको प्लस करके भी निकाल सकते हैं, और अगर ये दोनों नहीं है डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये फार्मूला है। अच्छा, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा? तो अगर नहीं भी आ रहा तो आपको केमिस्ट्री के फार्मूले कौन से समझ आते थे, फिजिक्स के कौन से समझ आते थे? किए हैं ना। और अगर बी है तो फिर यूजेज वेरिएंस में तो यूज्ड आना ही आना है, प्राइस वेरिएंस में भी यूज्ड आना है परचेज की जगह। ए में और बी में यूजेज वेरिएंस तो सेम है, लेकिन प्राइस वेरिएंस अगर ए है तो क्वांटिटी परचेज, बी है तो क्वांटिटी यूज्ड। क्यों? क्योंकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ यूजेज। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज, तो इसलिए परचेज। तो ए और बी पहचानना क्यों जरूरी है फर्क? ताकि पता चले कि प्राइस वेरिएंस का फार्मूला कौन सा लगाना है। यार आप तो फिर जमाइयां और ये शौक में आ रही हैं। जी, नहीं समझ आया तो मैंने समझाया भी नहीं। नहीं, जितना खुद ही कहा था उतना समझाना जितना हजम हो, इसलिए नहीं समझाया। अच्छा सुनो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग की क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों कर रहा हूं? क्लोजिंग मटेरियल को स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल और ये स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो सही है। परचेज तो परचेज है ना, उसके लिए कोई इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड तो नहीं होता। अगर फाइफो मेथड है या वेटेड एवरेज मेथड है, परचेजेस किस पे रिकॉर्ड होती है?
वो तो जितने की परचेज की होती है। ये जो वेटेड एवरेज फाइफो है, ये तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, कि जो बचा रह गया उसमें क्या रेट लगना है। परचेजेस तो परचेजेस है। केस 1 केस 2, एग्जांपल 2 सॉल्व करें। अभी अभी करें तो लेक्चर 64 एंड होगा, फिर लेक्चर 65 शुरू होगा। है नहीं, तो वो गुलबर्ग वालों को मसला है ना, आपको क्या है, आपको तो पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल 2 करें सॉल्व, एग्जाम्पल 2 सॉल्व करिए। अच्छा, वेरिएंस दिल का पूरा टॉपिक नहीं है, ये आपको मटेरियल के फार्मूले मुश्किल लगेंगे, उसके बाद लेबर ओवरहेड्स आसान हो जाएंगे, या शायद मुश्किलों की आदत हो जाएगी। क्या ये अभी थोड़ा सा समझाया है ना? तो ऐसा करना कि ये यूट्यूब पे है, 4 दफा सुन लेना, रिपीट ही रिपीट। ये ब्रैकेट के अंदर है सारा कुछ, ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये ब्रैकेट का आंसर माइनस होगा। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सारा कुछ इस ब्रैकेट के अंदर है। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो वो आंसर आएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और इसमें से वो माइनस करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। इसीलिए कह रहा हूं आप एग्जांपल 2 सॉल्व करें तो वैल्यूज का इस्तेमाल पता चलेगा। क्यों, क्या हो, क्यों कह रही है? फिर भी देखता हूँ, देखता हूँ। नहीं, वो बच्चे ही वहां गए ना, यहाँ के है ही नहीं वो बच्चे, तो वो बच्चे कहते जी हम यहाँ क्यों आए, इसलिए वहां कर दी मैंने।
अगर कर रहे थे तो अभी भी कर रहे होंगे। क्यों? नो कमेंट्स। हाँ जी, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि सवाल मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया है तो आई इनकरेज कि आप वो फार्मूला भी लगाएं। हैं? हो गया, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट बताया हुआ है, लेकिन ये तो बात की बात थी। पहला सवाल ये था कि क्या मटेरियल परचेज यूज बराबर है डिफरेंट? तो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए केस 2 है। इसलिए पहचानना पड़ता है कि एक्चुअल या स्टैंडर्ड। और अगर ये ना बताया होता तो नहीं रहने दें। हाँ ठीक है, चले, बाय डिफॉल्ट एक्चुअल है, लेकिन आगे चल के अगली कुछ क्लासेस में ना इसके बारे में एक एग्जाम नोट बताऊंगा मैं। पहला फार्मूला, एससी कितना? 12 रुपए किलो इंटू एस क्यू 24,000। कैसे? जितने एक्चुअली यूनिट्स बनाए, कितने बनाए स्टैंडर्ड के एतबार से? 4 किलो इंटू 6,000, 24,000 किलो लगने चाहिए थे। तो एस सी इंटू एस क्यू माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल नहीं है, जीरो है, बताया नहीं। परचेज्ड 25,410 रुपए के, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं पता। अब आप, मैंने बताया क्लोजिंग रॉ मटेरियल, कहां बताया मैंने क्लोजिंग? नहीं बताया ना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं बताया। ये हिल रहा, अब नहीं हिल रहा। ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल तो मैंने नहीं बताया, इन दोनों से अंदाजा लगाना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं है, तो परचेज ज्यादा है, यूज कम हुआ है, तो फिर क्लोजिंग होगा, ओपनिंग जीरो कर लेते हैं। कितने किलो क्लोजिंग होगा? 400 किलो। और अगर परचेज्ड 25,400 होता लेकिन यूज्ड 26,000 होता, तो इसका मतलब है 600 किलो फिर ओपनिंग पड़ा होता। तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं बताए, तो हम इनके डिफरेंस से देख लेते हैं। तो 400 किलो क्लोजिंग है और इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये बन गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज या यूज्ड? परचेज, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। स्टैंडर्ड कॉस्ट 12 रुपए, एक्चुअल किलो परचेज 25,400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपए इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज 25,400। पॉजिटिव, फेवरेबल। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। और ये फार्मूले ना प्रैक्टिस कर करके हो जाते हैं याद, ये मुश्किल नहीं होता है, काम हो जाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट 12 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 24,000 किलो माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट 12 रुपए इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 25,000, 12,000। हाँ जी, बताएं किसी वैल्यू की नहीं समझ आती तो। चले, मटेरियल के वेरिएंसेस यही हैं। अब आप ना बीच बीच में मैं जो बातें बताऊं वो भी आप बुक पे ही मार्क कर लिया करना। और मैं किसी एक जगह बता रहा हूँ, अगर वही कॉम्बिनेशन कहीं और भी इस्तेमाल हुआ तो वहां भी उसका यही मतलब ही होगा। जैसे ये, इस पूरे पे गौर करें, ये क्या है? पूरे का आंसर क्या चीज है? एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर। ये एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर है। ये बस जबानी याद हो गया ना, है ना? बुक में जहां पर ये नजर आ रहा है आपको, इसको हाईलाइट करके लिख ले कि एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर है। ये चीजें भी सालों में काम आएंगी। मैं कुछ कुछ फार्मूलों में एक दफा बताया करूंगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि ये यहां पर सर ने इसको कहा था कि एक्चुअल परचेजेस फॉर द ईयर है,
दोबारा कहीं लिखा आ रहा है तो अब ये एक्चुअल परचेजेस नहीं है, ये भी है। कोई एक बता रहा हूं बस, ये जो चीज है ना, ये क्या, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू, तो इसका मतलब है एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर। तो इसी तरह से मैं आपको आगे भी फार्मूलों में, जैसे आगे लेबर वगैरह के फार्मूले आएंगे, तो वहां पर भी मैं इस तरह की चीजें हाईलाइट करवा के उनके और नाम भी बता दिया करूंगा। चलिए लेक्चर 64 बस।